राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनय मोहन कात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त तय की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि उसका नवीनतम भूप्रेषण उपग्रह EOS 8 अब 16 अगस्त को अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा पार से आतंकवादियों को घुसपैठ में मदद करने के लिए सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को राज्य भर के कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले शुक्रवार को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच का आदेश दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागों में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। पुरानी दिल्ली रेल पुल पर यमुना नदी का जलस्तर शाम तक चेतावनी के निशान को पार कर जाने की आशंका है। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में नगर निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची, जहां पर लोगों के भारी विरोध के बाद फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। UPSSSC के माध्यम से निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 1036 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्ष में प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं और डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रदेश में लागू किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि देश के किसी भी राज्य की तुलना में बेहतर आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है और यूपी पीएम मोदी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के हमारे सभी उपस्थित अभिभावकगण और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हमारी युवा ऊर्जा के प्रतीक मेरे युवा साथियों, आज आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के लिए दिनस सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके चयन के लिए आपको और आपके अभिभावक को हृदय से बधाई देता हूं। आपके ही प्रदेश में आपको नियुक्ति मिल जाए, वह भी सरकारी सेवा में, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेन देन के, यह अब संभव हुआ है। पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला
इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में और उस समय सामान्य पद की जो भर्ती हुई थी उसमें 13,469, ओबीसी के कुल 6,964, एससी के 5,634 और एसटी के 327 युवाओं का चयन हुआ था। ओबीसी का जो प्रतिशत है इसमें केवल 26.38% है और 17 से लेकर के अब तक हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया है, इनमें कुल चयन किया था उनकी 26,394 की तुलना में हम लोगों ने किया 46,675 और इसमें ओबीसी का जो कुल प्रतिशत है इसमें 17,929 ओबीसी के प्रत्याशी चयनित हुए हैं जिनका प्रतिशत है 38.41%। और अगर ओबीसी, एससी, एसटी के प्रतिशत को हम देखेंगे तो यह 60% से अधिक चयन केवल इस वर्ग से हुए हैं। ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी 2012 से 17 के बीच 19,312 कुल चयन हुए थे और 17 से 24 के बीच में 42,409 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा या शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं अगर आपकी आकांक्षा के अनुरूप आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकारी नौकरी मिली है तो आप भी वहां पर जो सबसे अच्छा हो सकता है उसको परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अगर प्रदेश विकास करेगा, उत्तर प्रदेश विकास करेगा, विकास के नए नए सोपान को छुएगा तो इस विकास का सीधा लाभ देश को प्राप्त होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है तो हमें इसके लिए इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में करनी होगी और उत्तर प्रदेश के लिए सभी 25 करोड़ लोगों को इस संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार चयन के लिए आपके अभिभावकों को और आप सभी को नवचयनित जितने भी हमारे 1036 युवा हैं इन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की समृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बढ़ाने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने में सहायक होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वसंत विहार में बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके उपरांत दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत 2020 में एनबीसीसी के साथ एमओयू के बाद हुई थी। गहलोत ने कहा कि बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास मील का पत्थर साबित होगा। वहीं उन्होंने बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो है, जिसमें 434 बसें एक साथ पार्क की जा सकती हैं। इसके साथ ही 220 कार बेसमेंट में पार्क की जा सकेंगी। यहाँ पर आमजन भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही गहलोत ने बताया कि 409 करोड़ की लागत से इस डिपो का निर्माण कराया जा रहा है। सभी ने देखा कि पूरे देश में सबसे बड़ा और पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी किया और देश ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि दुनिया की अगर बात करें तो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट भी है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी जब एनबीसीसी के साथ हमने एमओयू किया
और जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हमें दिल्ली को पूरी दुनिया का एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है। इलेक्ट्रिक बसेस हमने इंडक्ट की, लेकिन मैं समझता हूँ आज जो हमने मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो वसंत विहार का जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी किया, ये एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाएगा कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ उन बसों को हम कहाँ पार्क करेंगे, किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, उसका ये एक अर्बन मोबिलिटी और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत अहम पहलू है। मैंने बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट और पहला मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है जिसमें 434 बसें एक साथ पार्क हो सकती हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज करने के लिए भी उसकी पूरी फैसिलिटी होगी। इसमें 434 बसों की पार्किंग के साथ साथ 230 कार की पार्किंग रहेगी बेसमेंट में और टू व्हीलर्स की 200 पार्किंग अलग से। तो इसका मतलब 434 बसों की पार्किंग के साथ साथ इसमें लगभग 430 अन्य व्हीकल्स की पार्किंग की फैसिलिटी भी रहेगी। पूरा जिस जगह आप बैठे हैं ये पूरा वसंत विहार डिपो है और 5 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है। और जो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो होगा उसमें जैसे मैंने बताया कि एक बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में मेनली जो बसों की मेंटेनेंस है वो रहेगी। 16 मेंटेनेंस पिट्स जो हम बोलते हैं वो इसमें रहेंगी। टोटल जो बिल्टअप एरिया है वो 7.6 लाख स्क्वायर फीट रहेगा। ग्राउंड कवरेज की अगर बात करें तो 1.27 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड कवरेज इसमें रहेगा। इसकी जो टोटल हाइट रहेगी वो 35 मीटर रहेगी। इस पूरे मल्टी लेवल डिपो को डिज़ाइन करते हुए हमने दोनों चीज़ों का इसमें ध्यान रखा है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी इसका डिज़ाइन रहे और इसमें जितनी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस प्रकार से पूरा जो मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है ये एफिशिएंट भी रहे। जो पूरा टेरेस है इस पे सोलर पैनल्स इस पे लगाए गए हैं जो कि 122 किलोवाट बिजली जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। वो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट टू लगभग 600 यूनिट के आसपास, इक्विवेलेंट टू 600 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जितने भी डिपो के कॉमन एरियाज रहेंगे वो सारे इन सोलर पैनल्स के द्वारा जो बिजली बनाई जाएगी उसी से चार्ज होंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो टोटल इसमें लगभग 85 चार्जिंग पॉइंट्स अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लेवल पे रहेंगे, जिससे कि हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो सके। जैसे कि पहले बताया गया कि आज इसका शुरुआत की है और अगले आने वाले 2 साल में ये पूरी मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बन के तैयार होगा। मैं सभी दिल्ली वासियों को इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत होने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद इतना बड़ा प्रोजेक्ट 409 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत कर रही है। तो एक बार फिर दोबारा मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एनबीसीसी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेके और एंड तक उसको बनाने में दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें काम करेंगे। और एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसके उपरांत केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महासचिवों, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों सहित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में 56 नेताओं ने भाग लिया और उनमें से 38 ने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में अडानी और सेबी से संबंधित नवीनतम घोटालों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का भी फैसला किया है। साथियों, आज के बैठक के बारे में आज सारे पीसीसी अध्यक्ष, एआईसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी सब मौजूद थे।
कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी महासचिव संगठन श्री के.सी. वेणुगोपाल जी देंगे. Today, we had convened a meeting of AICC General Secretaries, in charges and PCC Presidentship under the leadership of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, including Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi. 56 leaders attended in this meeting. Out of 56, 38 people had given their valuable suggestions on the agenda of the meeting. Basically, today we had discussed about one of the biggest scam is happening in the country nowadays, that is Hindenburg revelations, the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry. Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly. Today, the meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gharav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gharav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. Number two, we had again reiterated our demand of a national-wide caste census from the government of India. We demanding for an announcement of national caste census without any delay at all. We decided to have a national campaign on these issues, including the caste census and protection of the constitution and reservation issues. We will chalk out the program in details in coming days, and party from district level to state level to national level, there will be a massive national campaign on these social issues. These two issues we already decided. The meeting has already condoled the tragic death of Wayanad landslide, and we already demanded Wayanad disaster should be announced as a national disaster. Already that leader of opposition put forward that idea in the Lok Sabha itself, and we already discussed about the natural calamities which happened in other parts of Uttarakhand, Himachal, Assam and northeastern states. We urged upon the government to make necessary help to the states including Wayanad. तीन मुद्दे पर बात हुई. एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है. अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो. दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है. संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं. राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में. और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई. और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी. अभी समय है एक ब्रेक का. हम चलते हैं ब्रेक पर. आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक.
कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्बल आर्ट गैलरी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ फर्नीचर, प्रेशियस स्टोन, मैन्युफैक्चरर टेबल उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। पंचकुला में 3400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने नवनियुक्त 3878 ग्रुप डी और पंजाबी टीजीटी टीचर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किया और साथ ही सभी को शुभकामना दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली युवा उपस्थित हैं जिन्होंने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का आज शुभारंभ किया गया है। आज 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और आज इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मेरे सामने बैठे हुए 3878 जो अभी नवनियुक्त आप लोगों को ग्रुप डी और टीजीटी पंजाबी के अंदर लंबे समय के बाद हमारे टीचरों को आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे सामने वो प्रतिभाशाली युवा शक्ति उपस्थित है जिसने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है। आज ही यहाँ से विकास की धारा निकलकर पूरे प्रदेश में ये बह रही है। हर क्षेत्र में कोई न कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूं जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ वेस्ट विनोद नगर के स्कूल में छात्रों से मुलाकात की और उनसे बात की। इस दौरान छात्रों ने सिसोदिया और आतिशी को राखी बांधी। वहीं इस अवसर पर सिसोदिया ने मीडिया से बात की और कहा कि 17 महीने में जो सबसे ज्यादा मिस किया वह था इन बच्चों से मुलाकात। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि फिर एक बार बच्चों से मिलने का मौका मिला है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह खुशी की बात है जिन स्कूलों का शिलान्यास 17 महीने पहले किया गया था वह अब बनकर तैयार हो गए हैं और उनका उद्घाटन शिक्षा मंत्री द्वारा कर दिया गया है। पिछले 17 महीने से मैं अपनी जिंदगी में जो चीज़ मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना, समझना, फिर एजुकेशन के सपने देखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा था, स्कूल में जाना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल लिया आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी के साथ आया और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। यहाँ बच्चों से मिलके भी पता चला, टीचर्स से मिलके भी पता चला, और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में भी देखता रहता था कि जिन स्कूलों के जिन ज़मीनों पर मैं पत्थर उद्घाटन का शिलान्यास का पत्थर लगा के गया था, वो स्कूल अब बनके भी तैयार हो गए और उनका उद्घाटन भी मैडम ने कर दिया, आतिशी जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में। ये मेरे लिए वहाँ बहुत सुकून की बात होती थी। और अब मैं आके आतिशी जी से डिस्कस किया तो मुझे और अच्छा लगा ये जान के कि इस दौरान 20 नए स्कूल और स्कूल बिल्डिंग्स शुरू हो गए, 18 नए SOSC शुरू हो गए
एक नया स्पोर्ट्स स्कूल अपने आप में एक इंडिया में यूनिक तरीके का स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया। वहाँ बच्चे स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बना था, उनके सपने के अनुसार कि हमारे बच्चे देशभक्त बच्चे निकलें और वो आर्मी में जाएं, आर्म फोर्सेस में जाके सेवा करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के पहले बैच में, जिसमें 64 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से 32 एनडीए में क्वालिफाई हुए पहले टेस्ट्स में, और उसमें से 8 फाइनली जाके एनडीए क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं अब। तो 64 बच्चों में के पहले बैच में 64 बच्चों के पहले बैच में से 8 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल से सीधे जाके एनडीए क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं। आई थिंक इतना तो देश के किसी स्कूल से अब तक नहीं होगा, किसी एक स्कूल से। तो ये सारा काम एजुकेशन में हुआ, और मैं वहाँ यही प्रार्थना करता था कि मुझे भले ही इन लोगों ने जेल में डाल दिया है, इनकी मंशा भले ही इस एजुकेशन क्रांति को रोकने की हो, लेकिन ये रुके ना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि बाकी सब चीज़ें चाहे रुकें, आगे बढ़ें, कैसे हों, उसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन भगवान ये एजुकेशन की जो रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, शिक्षा की क्रांति, ये ना रुके। और ये रुकी नहीं। ये यहाँ के भी मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली बहुत एनर्जाइजिंग है सारी चीज़ें। लेकिन बीच बीच में मैं अखबारों में देखता रहता था, खबरों में पढ़ता रहता था कि शिक्षा क्रांति रुकी नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है दिल्ली की। 8-9 साल जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, तो मेरा धर्म, मेरा कर्म बच्चों से मिलना, बच्चों को समझना, बच्चों के साथ जीना और इन बच्चों को ही देश के लिए तैयार करना, यही था। आज वापस मैं उसमें आया तो मुझे लगा 17 महीने से सबसे ज़्यादा चीज़ कोई अगर मैंने मिस की तो वो ये थी, आज वो भी पूरी हो गई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कृष्णनगर में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रैली में सम्मिलित हुए। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए सचदेवा ने कहा कि इस तिरंगे के लिए कई वीरों ने अपनी शहादत दी है, इसलिए हमें घर घर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नमन की भावना को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है और तिरंगा राष्ट्र के प्रति समर्पित और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने सभी से घरों में तिरंगा लगाने की भी अपील की। दोस्तों, जब तिरंगा यात्रा हो, तिरंगा यात्रा नहीं, ये तिरंगा यात्रा हमको याद दिलाता है कि इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने जवानों ने अपनी शहादत दी। 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये उन वीरों, उन शहीदों को, उनकी शहादत को नमन करने का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे भारत में घर घर तिरंगा, जो 2 वर्ष पूर्व इस अभियान को शुरू किया था, आज ये अभियान न होकर एक उत्सव बन गया है। हर व्यक्ति इस आन बान और शान को अपने घर पर, अपनी छत पर ले आके ये बताता है कि हाँ, वो तिरंगा है जिसके लिए हम अपने प्राण भी देने को तैयार हैं। और हम सबका भी फर्ज बनता है, ये तिरंगा जहाँ हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र के लिए अर्पित होने का संकल्प दिलाता है, वहाँ साथ ही साथ ये भी याद दिलाता है कि ऐसी ताकतें जो इस तिरंगे को नुकसान पहुंचाने की सोच भी सकती हैं, उनका इलाज भी हम सबको ही करना है। तिरंगे यात्रा को लेकर आज हम हर गली गली, बाजार बाजार जाएंगे और साथ ही भारत माता के उद्घोष के नारे भी लगाएंगे। लेकिन ये जो उत्सव है, ये जो गौरव है, इसको उत्साह के साथ करना है और हर घर पे तिरंगा 15 अगस्त तक लहरा जाए, उसकी सेल्फी क्लिक करके हमें आगे भेजनी है। और इस उत्सव के साथ हम सब एक बार बोलेंगे, बोले भारत माता की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।